हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आपका आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, हमारी आज बिजनेस स्टडीज की क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर अभी भी आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज 2024-25 जो लेटेस्ट प्लेलिस्ट है उस पे जाके इन वीडियोस को फटाफट से देख कर आइए। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों को दो लोगों से मिलवाने वाली हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये दो लोग है कौन। सो बच्चों, हम जिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं, साइंटिफिकली डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, तो आखिरकार इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के पीछे कौन लोग हैं? तो बच्चे, इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के पीछे ये दो लोग हैं जिनसे मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ। सो ये है हेनरी फयोल और ये है F.W. टेलर। तो इन दोनों का ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और इन दोनों को ही बहुत ही डिटेल में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, जो हेनरी फयोल हैं, उन्होंने हमें जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो है जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और F.W. टेलर, इन्होंने जो हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। और ये जो पूरा चैप्टर है ये इन दोनों के प्रिंसिपल्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो हमें वन बाय वन इनके प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है और लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे इन प्रिंसिपल्स को डेवलप करते टाइम हेनरी फयोल की अप्रोच क्या थी और F.W. टेलर की अप्रोच क्या थी। सो बच्चों, मैंने जो अभी आपको हेनरी फयोल दिखाए, थोड़ा सा हमें उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बच्चे मैं सिर्फ आपको क्लास 12 के लिए ही नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको CUET के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो बच्चे CUET के लिए डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए अलग से कोचिंग लेते हैं। तो बच्चे, अगर आप अपनी क्लास 12 को अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के बाद एक बार रिवीजन करना, दोबारा से सारी वीडियोस देखना, आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मोर ओवर हम लोग MCQs के लिए भी प्रिपेयर करते हैं ना, और MCQs में हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है। देखो, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनका तो टू द पॉइंट हमें आंसर पता है, बट जो MCQs होते हैं वो बहुत ही, आपको जब तक आप डिटेल स्टडी नहीं करोगे तब तक आप उन सभी MCQs को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले हेनरी फयोल के बारे में कि आखिरकार ये कौन थे और इन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स हमें डेवलप करके दिए हैं। हेनरी फयोल के लाइफ टाइम की अगर हम बात करें, जीवन काल के बारे में, तो 1841 में इनका बर्थ हुआ था और 1925 इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनका लाइफ टाइम है। ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे, यानी कि जिसने हमें ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, क्योंकि वहां पर इन्होंने रहकर मैनेजमेंट को स्टडी किया और मैनेजमेंट के ऊपर न जाने कितनी थ्योरी इन्होंने बनाई। Moreover, he was a mining engineer. उन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन की थी 1860 में, और जिस टाइम पर इन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, द कंपनी वॉज एट द वर्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि कंपनी का दिवालिया निकलने वाला था। कंपनी के जो डेट्स थे वो बहुत ज्यादा थे और एसेट्स उतने नहीं थे। कंपनी अपने डेट्स को पे करने की एबिलिटी नहीं रख पा रही थी, यानी कि कंपनी एक तरीके से बंद होने के कगार पे थी। लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इन्होंने अपने मैनेजरियल टेक्निकल स्किल से उस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, यानी कि उस गिरती हुई कंपनी को इन्होंने अपने स्किल्स की हेल्प से, अपनी मैनेजमेंट थ्योरी की हेल्प से उन्होंने उस कंपनी को फिर से स्ट्रांग बनाया और मार्केट में उसकी फिर से एक पहचान बनाने में मदद करी। और 1888 में उसी कंपनी के अंदर ये एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेटेड हुए।
देखो कितने मेहनती थे ये, है ना? तो इन्होंने हमें क्या-क्या कंट्रीब्यूशन दिया? देखो कंट्रीब्यूशन तो उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, बट हमें जो मेन ध्यान में रखने हैं कंट्रीब्यूशन इनके वो ये कि हमने जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, उनमें से 4 फंक्शंस हमें इन्होंने ही दिए हैं। कौन-कौन से? द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग। तो इन 4 फंक्शंस को जो डेवलप किया गया है या आइडेंटिफाई किया गया है वो इन्हीं के थ्रू किया गया है। मोर ओवर इन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, यानी कि इन्होंने हमें ऐसे 14 सिद्धांत दिए किसी भी मैनेजमेंट के अंदर रहते हुए जो हमारे लिए एज अ गाइडलाइन वर्क कर सकते हैं, जो हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रेडीमेड सॉल्यूशन है, हम क्योंकि ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि दीज आर नॉट द रेडीमेड सॉल्यूशंस, बट ये हमारी हेल्प करते हैं कि हम एक गाइडलाइंस की तरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज कि इन्होंने हमें जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, सो इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हु वाज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? हेनरी फ्योल। तो हमने क्या क्या पढ़ा इनके बारे में, हम तो फटाफट से सम अप कर देते हैं कि हमने इनके बारे में क्या पढ़ा। इनका लाइफ टाइम 1841 से लेकर 1925। वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ये एक माइनिंग इंजीनियर रह चुके हैं। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि जब मैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में बताऊंगी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो भी इंजीनियर थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में तो दोनों ही लिखा होता है। अब बच्चा ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों भाई, एक माइनिंग है एक मैकेनिकल है, दोनों ही एम से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों ही इंजीनियर हैं, तो ठीक है यार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। इन्होंने एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी ज्वाइन करी जिसको 1860 में, जब उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन इन्होंने उस कंपनी को फिर से स्ट्रॉन्ग किया, फिर से मार्केट में उसको लाकर खड़ा किया और 1888 में ये एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर उसी कंपनी में डिजिग्नेट हुए। इन्होंने हमें 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं और 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इन्होंने ही हमें दिए हैं और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि आखिर वो 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। सो हेनरी फ्योल ने जो हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं उनके लिए मैं कहूंगी, ओ डैड, आर यू श्योर दैट CS इज इजी? ओ डैड, आर यू श्योर दैट CS इज इजी? अरे मैम 14 प्रिंसिपल्स बता रही हो, क्या बता रही हो? अरे बच्चे इसी में तो 14 प्रिंसिपल्स छुपे हैं, ये देखो। तो इसको लर्न करने के लिए, इन 14 प्रिंसिपल्स को लर्न करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर लाइन बनाई, ओ डैड, आर यू श्योर दैट CS इज इजी? जहां पर इस O का मतलब है ऑर्डर, H से कोई प्रिंसिपल नहीं है, जो भी कैपिटल लेटर्स हैं उन्हीं से हमारे प्रिंसिपल्स का इनिशियल है। D से है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क, A है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D है हमारे पास डिसिप्लिन, R है हमारे पास रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, U है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड, S से है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अगेन U से हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, E है हमारे पास इक्विटी, C है द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन S द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, I से हमारे पास इनिशिएटिव, S से है स्केलर चेन और E से हमारे पास एस्पिरेट डिकॉप्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मैंने आपको इनिशियल्स बता दिए हैं। ये जितने भी आपको कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं यही इनके स्टार्टिंग इनिशियल्स हैं और जिनसे कुछ भी नहीं है वो मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल्स के नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि बच्चे आपने इसका वाइवा भी देना है। पता है ना कि आपको इसके ऊपर एक फाइल बनानी है, आप और भी टॉपिक्स पे बना सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर ही बनाते हैं। तो वहां अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि चलो फटाफट से मुझे 14 प्रिंसिपल्स के नाम बताओ, तो अगर आपने याद कर रखे होंगे इस तरीके से तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे ये प्रॉपर एक लाइन सी बनानी थी, इसलिए मैंने प्रिंसिपल्स के ऑर्डर को यहाँ पर ऊपर नीचे किया है। अकॉर्डिंग टू योर बुक नहीं है ये, बट मैं आपको जो पढ़ाऊंगी अब प्रिंसिपल्स वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क दे रखा है, तो मैं आपको डिवीजन ऑफ वर्क ही पहले पढ़ाऊंगी।
हम बुक की तरह ही सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। बट हाँ, इनको याद रखने के लिए आप कोई सा भी प्रिंसिपल कहीं भी लिख सकते हो, तो याद करने के लिए हम इसको शफल कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब वन बाय वन इन प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़। सो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसका नाम ही इसका काम बता रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को बांटना। अब यहां पर ये काम कैसे बांटा जाता है? मुझे सपोज करो कि आप एक मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो जब आप ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्री पे चेकिंग करानी होती है, जहां पर आपकी चेकिंग के साथ साथ जो आपका लगेज है उसकी भी चेकिंग होती है, ठीक है? तो आपको एक काम तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे ये देखने को मिला कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी चेक होता है और वहां पर एक पर्टिकुलर स्टाफ उस काम को कर रहा है। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है तो आप सीधे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मेट्रो कार्ड तो है लेकिन उसके अंदर रिचार्ज नहीं है, तो आप काउंटर पे जाएंगे और अपने कार्ड को रिचार्ज करेंगे। हालांकि आजकल हमारे पास कुछ मशीन्स भी होती हैं जिससे आप डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हैं या अपने फोन के थ्रू भी आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप काउंटर पे जाकर रिचार्ज कर रहे हैं या आपको एक टोकन लेना है, आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं है या मेट्रो कार्ड आप घर पे भूल गए, तो आप टोकन लेने जा रहे हैं। तो वहां पर आप टोकन काउंटर पे गए और वहां पर भी एक एम्प्लॉय बैठा है जो आपको सर्विस दे रहा है। सपोज करिए कि वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से मेट्रो जाएगी जिस स्टेशन तक आपको पहुंचना है, तो वहां पे कुछ हेल्प काउंटर भी होते हैं, यानी कि जो आपकी मदद करते हैं आपकी जर्नी में, ठीक है? उसके बाद जब आप मेट्रो में बैठने के लिए जाते हैं तो जिस जगह पर हम जाकर खड़े होते हैं, यानी कि जो प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर भी आपको कुछ स्टाफ खड़ा हुआ मिलता है। तो आपने यहाँ देखा कि हम एक मेट्रो स्टेशन पे गए और उस स्टेशन के अंदर हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखा और ये लोग लगातार ऑन द डेली बेसिस यही सेम काम करते होंगे। जैसे कि जो सिक्योरिटी चेक पे लोग बैठे हैं वो डेली आकर वहीं बैठते होंगे और उनका डेली का काम यही होगा। जो कैश काउंटर पे बैठा है, जो टोकन काउंटर पे बैठा है, वो पर्सन भी डेली आकर वही काम करता होगा। इसका मतलब जो मेट्रो डिपार्टमेंट है उसने अपने एम्प्लॉयज के बीच में काम को बांटा हुआ है और जब उन्होंने ये काम को बांटा हुआ है तो वो रिपीटेडली वही काम आकर करते हैं। अब अचानक से मैं अगर खुद जाकर बैठ जाऊं सिक्योरिटी चेक पे या उस टोकन काउंटर पे, तो शायद मुझे उस काम को करने में समस्या होगी। लेकिन वही काम जो स्टाफ डेली आकर उस काम को कर रहा है वो मिनटों में उस काम को कर डालेगा। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेडली इस काम को कर रहे हैं। सपोज करो कि आप एक मैथ्स का एक सम सॉल्व करते हो, आपसे वो सम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उसे 5 बार सॉल्व कर लेना। तो जब आप 5 बार उसे सॉल्व कर लोगे ना, तो जो आपको मैथ्स का सम सॉल्व करने में 15 मिनट लग रहे थे, आपकी स्पेशलाइजेशन ऐसी आ जाएगी, उसके अंदर एफिशिएंसी ऐसी हो जाएगी कि आप उसे 5 मिनट में सॉल्व करने लग जाएंगे। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो फ्योल ने इसी चीज के ऊपर काम किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप ना काम को बांटना सीखो। आप एक ही बंदे से या रोज अलग अलग बंदे से काम करवाओगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप काम को बांटो इनटू द स्मॉलर टास्क और जॉब, यानी कि पहले काम को पहचानो कि आपको क्या क्या काम करना है, फिर उसको छोटे छोटे जॉब्स में, छोटे छोटे टास्क में आप उसको बांट दो। एंड each should be performed by some the trained employee, और हर एक काम एक ट्रेंड एम्प्लॉय कर रहा हो। अब यहाँ पे ट्रेंड एम्प्लॉय से क्या मतलब है उनका? अब मुझे ना कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाने आते हैं, मुझे अकाउंटेंसी पढ़ाना आता है, मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना आता है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना आता है। तो जब हम इस चीज को पढ़ा रहे होते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें बार बार बुक्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यार इतने सालों से मैं ये काम करती आ रही हूँ और मेरी जो स्किल्स है वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैंने जो अपनी पढ़ाई करी है वो मैंने कॉमर्स की फील्ड में ही करी है। बट वहीं पे अगर आप मुझे कह दो कि मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाना है, आपको हिस्ट्री पढ़ाना है, आपको पॉल साइंस पढ़ाना है, सो भाई आई एम सो सॉरी, उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी। क्यों? मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है यार, मेरे स्किल्स नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो जिसको जो काम करना आता है, जब आप उसे वही काम सौंपोगे तभी तो स्पेशलाइजेशन आएगा ना। एक आप सपोज करो कि कोई एक मार्केटिंग की पढ़ाई करके आया बंदा, आप उसे कहते हो जी आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करना है। मैं ये नहीं कह रही कि वो काम नहीं कर पाएगा, भाई वो काम कर लेगा। एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो एडजस्ट कर लेगा, थोड़े दिनों में एडजस्ट कर ही लेगा। बट उसके जो स्किल्स हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो जो प्रैक्टिस करके आया है वो मार्केटिंग के करके आया है।
और तुम उससे एचआर डिपार्टमेंट का काम करा रहे हो, तो वो जो बेसिक चीजें होंगी ना, जो बहुत ही जो डीप चीजें होती है, जो कोर चीजें होती हैं किसी भी फील्ड की, वो नहीं कर पाएगा। तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। तो फ्योल यही कहते थे कि यार काम बांटो, लेकिन ट्रेंड एम्प्लॉय में बांटो। तो ट्रेंड एम्प्लॉय का मतलब था कि लोगों में काम उनकी कंपिटेंस के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बांटो, तभी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और इसकी वजह से जो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम ऐसे करोगे, तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगी। क्यों? रिपीटेटिव परफॉर्मेंस शो कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे आके वही काम कर रहे हो। भाई पहले दिन आओगे, सीखोगे, टाइम लगेगा, बट जब रोज ही वही काम करोगे तो वेस्टेज भी तो नहीं करोगे ना। एक तो तुम कम समय में काम करने लग जाओगे और तुम वेस्टेज भी नहीं करोगे। तो भाई इसीलिए तुम्हें मिलेगा स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी। ठीक है। सो इसी रीजन की वजह से आज हम बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हैं जो कि उनके फंक्शंस के बेसिस पे बनाए गए हैं, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं ताकि स्पेशलाइजेशन आए। रोज आके आपको मार्केटिंग का काम करना है, रोज आके आपको प्रोडक्शन का काम करना है, तो यार हमें पता है ना कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है डिवीजन ऑफ वर्क का। ठीक है। सो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी इसके यही हुए कि अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी, आपको एफिशिएंसी मिलेगी। बट अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, द इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, आपको हर प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़ने हैं और द इफेक्ट ऑफ वायलेशन, यानी कि अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो क्या होता है। तो भाई अगर फॉलो करते हो तो स्पेशलाइजेशन मिलती है ना, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा भाई, नहीं करोगे तो स्पेशलाइजेशन की कमी रहेगी, एफिशिएंसी की कमी रहेगी। काम तो होगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, बट स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी, एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अब जब स्पेशलाइजेशन नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, क्यों? क्योंकि यार टाइम का वेस्टेज होगा, एफर्ट्स का वेस्टेज होगा। आप रोज नया काम पकड़ा देते हो आके, आप कहते हो आज आपको ये करना है, आज आपको वो करना है, कभी किसी डिपार्टमेंट में डाल के काम कराते हो, कभी किसी डिपार्टमेंट में डाल के काम कराते हो। तो यार काम तो हम कर ही लेंगे, काम करने आए हैं तो काम तो कर ही लेंगे, बट समय लगेगा ना एक नए काम को रोज रोज सीखने में। तो बस यही है कि टाइम वेस्ट होता है, एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्क, जिसका मेन पॉइंट क्या था कि काम को बांटना है, एज पर द स्किल्स बांटना है, ताकि स्पेशलाइजेशन मिले और एफिशिएंसी मिले। सो आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अथॉरिटी क्या होती है। सो अपने स्कूल में जब आप क्लासरूम में बैठे होते हैं और जैसे ही आपकी क्लासरूम में टीचर एंटर करते हैं, चाहे आपके सर हैं चाहे आपके मैम हैं, तो आप इमीडिएटली खड़े होकर उनको एक विश करते हैं। आप उन्हें तुरंत अपनी मधुर आवाज में विश करते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर या गुड आफ्टरनून टीचर। सो वहां पर टीचर आपको कहता है सिट डाउन। तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक कमांड दी। क्या आप टीचर को कह सकते हैं, अरे मैडम प्लीज सिट डाउन, अरे सर प्लीज सिट डाउन? आप तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपके पास वो राइट टू कमांड नहीं है, आपके पास वो कमांड देने की अथॉरिटी नहीं है। सो अथॉरिटी का मतलब ही होता है कि जब आपके पास एक अधिकार है, जब आपके हाथ में एक पावर है कि आप किसी को कमांड दे सकते हैं, आप किसी को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। उसके बाद आपके टीचर आपको जो भी जिस भी सब्जेक्ट के वो टीचर होंगे, तो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की नोटबुक और बुक निकालने के लिए आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, चैप्टर बताते हैं, टॉपिक बताते हैं। सो यहाँ पर भी उनके पास एक राइट है। बट क्या सिर्फ उनके पास एक राइट ही है टू कमांड? क्या उनके हाथ में सिर्फ पावर है? क्या उनके कंधों पे कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिस चीज के लिए वो आपको कमांड दे रहे हैं, जिस चीज का उनके पास राइट है, तो क्या उसी के अकॉर्डिंग उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? भाई उनको अथॉरिटी मिली ही इसलिए है आपके ऊपर, क्योंकि उनके कंधों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली गई है कि वो जो क्लास में आए हैं, वो क्लास में इसलिए आए हैं ताकि वो आपको पढ़ा सकें। आपको एजुकेशन देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो जिसके पास अथॉरिटी होती है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आपके घर में भी आप देखो, जो आपके बड़े लोग हैं उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको कमांड दे सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। बट क्या आपको उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती? अगर वो आपको कह रहे हैं कि बच्चे जाओ अपनी क्लासेस अटेंड करके आओ, बच्चे जाओ जाके पढ़ लो, सो दैट मीन्स अगर उनके पास ये अथॉरिटी है, तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको एक अच्छा फ्यूचर देना है। तो जहां अथॉरिटी है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होगी। सो आइए अब डिटेल में देखते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। सो बच्चे, अथॉरिटी का मतलब जैसे कि हमने अभी समझा, इट इज अ राइट टू गिव ऑर्डर। और ये जो अथॉरिटी है, ये किसी भी इंडिविजुअल के पास दो तरीके की हो सकती है। एक होती है द ऑफिशियल अथॉरिटी और दूसरी होती है द पर्सनल अथॉरिटी। जैसे कि आपके स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, तो ये जो उनको सब्जेक्ट अलॉट किया गया है, ये उनकी ऑफिशियल अथॉरिटी है, दैट दे ऑल आर डेजिग्नेटेड एज अ टीचर इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। ये उनकी ऑफिशियल अथॉरिटी है जो ये बताता है कि उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, उनका जॉब रोल क्या है। लेकिन जब वो टीचर क्लास में एंटर करता है, तो वहां पर आकर जो भी वो जिस भी तरीके से अपने सब्जेक्ट को हैंडल करता है, अपनी क्लास को हैंडल करता है, मैनेज करता है, वो उसकी पर्सनल अथॉरिटी है। सो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब हम अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं अपने यहाँ पर, तो उनको भी हम यहाँ पर कुछ अथॉरिटी देते हैं। सो विच इज द ऑफिशियल अथॉरिटी, विच इज जब हम अपने यहाँ पर एम्प्लॉय को रखते हैं तो उनको कुछ अथॉरिटी देते हैं, विच इज कॉमन टू ऑल, जो कि ऑफिशियल अथॉरिटी है। बट जब उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क असाइन कर दिया जाता है, जैसे कि आपने उनको सेल्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया, तो सेल्स डिपार्टमेंट में रहकर वो अपने काम को कैसे करते हैं, वो उनकी पर्सनल अथॉरिटी है। ठीक है। सो ऑफिशियल अथॉरिटी इज द अथॉरिटी टू कमांड, कि हमने आपको ये अथॉरिटी दी है कि आप कमांड कर सकते हो। किसको कर सकते हो? इन लोगों को कर सकते हो। बट द अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर इज नोन एज द पर्सनल अथॉरिटी, कि अब एज अ इंडिविजुअल आपको हमने कुछ और भी पावर्स दी हैं अपने काम को करने के लिए, तो वो आपकी पर्सनल अथॉरिटी है। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको यहाँ पर ऑफिशियल और पर्सनल अथॉरिटी समझ आ चुका है। ठीक है। सो मैडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पता चली गया ना, हमारी जिम्मेदारी, हमारे कंधों का बोझ, विच अ सबॉर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। जो भैया हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट से कि वो पावर होने के साथ साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझे। आपके पेरेंट्स ने आपको अथॉरिटी दी कि बच्चे, तुम्हें जहां पढ़ना है, जैसे पढ़ना है पढ़ो, तुम्हें जो बुक खरीदनी है, जो रिसोर्स चाहिए लो, बट हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, आप अपने एग्जाम में कुछ अच्छा कर जाएं। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज योर ड्यूटी। ठीक है। अब ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? देखो जी, फ्योल कहते थे कि ना, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? अब इसके पीछे उनका क्या रीजन था, ये मैं आपको अपने तरीके से समझाती हूँ। ठीक है। तो चलिए, क्या हुआ, एक बच्चा था चीकू। ये चीकू हमारा अकाउंटेंसी की क्लास से ही आया है। जब वो छोटा था, लगभग रहा होगा 15-16 साल का, तो उसके पेरेंट्स को किसी अर्जेंट काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। अब जब उन्हें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, तो उन्होंने चीकू को कहा कि बच्चे, हमें 2 दिन के लिए अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपकी छोटी सिस्टर भी आपके साथ में है, तो आप दोनों को अच्छे से रहना है और तुम्हें अपने साथ साथ अपनी छोटी सिस्टर का भी ध्यान रखना होगा। तो चीकू ने कहा, ओके मम्मा, आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, बट मम्मा आप ये बताओ कि 2 दिन के लिए आप जा रहे हो, तो हमें खाना पीना होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तो अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो पैसे मुझे कहां से मिलेंगे? तो आपने कहा कि बच्चे, ये जो ड्रॉर रखा है, इसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं, और आपको जब भी जरूरत पड़े, जो भी आपको कुछ खाना हो या कुछ सामान लाना हो, तो बच्चे उस ड्रॉर में पैसे हैं, आप उसमें से निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब 2 छोटे छोटे से बच्चे घर में अकेले रह रहे हैं, तो कितने पैसों की जरूरत होगी उन्हें? महज 1000, 2000, ज्यादा से ज्यादा 2000। ठीक है। बट मम्मा रख के गई उस ड्रॉर के अंदर 10,000 रुपए। कितने रख के गई? 10,000 रुपए। अब चीकू को क्या हुआ कि रात का खाना लेकर आना था, उसको बहुत जोरों से भूख लगी। छोटी बहन भी कहती थी कि भैया भैया भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ। तो चीकू जी गए, ड्रॉर को खोला और देखा, अरे वाह, यहाँ तो पैसा ही पैसा है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से पैसे निकाले। ठीक है। फिलहाल तो रात का खाना लेकर आ गए। अगले दिन, अब क्योंकि चीकू जी को पता था कि भाई उसके अंदर तो बहुत सारा पैसा है, तो उन्होंने क्या किया कि गए और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब बढ़िया तरीके से उन्होंने पार्टी करी। और
सिर्फ 2,000 रुपए के खर्चे की जगह चीकू जी ने इन 2 ही दिनों में पार्टी शार्टी करके सामान वामान ला वा के पूरे 10,000 रुपए खाली कर दिए। अब जब 2 दिन बाद मम्मी आई, मम्मी ने ड्रॉर खोल के देखा तो मम्मी ने कहा, अरे ये तो 10 के 10,000 रुपए खाली हो गए। अरे अरे चीकू बेटा, मैंने आपको पावर दी थी कि आप इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो, बट इतना थोड़ी इस्तेमाल करने को कहा था। मैंने अगर आपको एक फ्रीडम दी कि ठीक है बच्चे आप काम कर लेना, आपको पैसों की जरूरत हो तो ले लेना, तो मुझे तो लगता था आप 1,000-2,000 रुपए खर्च करोगे। बच्चे आपने तो 2 दिन में 10,000 रुपए खर्च कर दिए। तो आपने यहाँ पे पता है क्या किया है, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी नहीं दी थी जितनी आपने पावर इस्तेमाल कर लिया है। सो बच्चे आपने ना यहाँ पर मिसयूज कर दिया मेरी अथॉरिटी का, आपने अच्छा काम नहीं किया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई मम्मी ने अथॉरिटी ज्यादा दे दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी थी। क्या ही करना था 2 दिन के अंदर, कुछ खास काम तो करना नहीं था। तो और आपने उस काम को करने के लिए 1,000-2,000 के काम के लिए आपने उसको 10,000 रुपए दे दिए थे। तो भाई आपने अथॉरिटी ज्यादा दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी, तो बच्चा मिसयूज कर गया अथॉरिटी का। ठीक है, बट वहीं पे सपोज करो कि 2 दिन के लिए बच्चे को 1,000-2,000 की जरूरत थी, बट मम्मी ने वहां पर जो पैसे रखे वो सिर्फ रखे 500 रुपए। अब यार आजकल महंगाई का जमाना है, 500 रुपए में क्या ही आता है। एक बार आप होटल में खाना खाने जाते हो तो 500 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, वो बेचारे बच्चे एक ही टाइम का खाना खा पाएंगे उस 500 रुपए में। तो यहाँ पर एक ही बारी में खाना मिला, अगले दिन बेचारे कुछ खा ही नहीं पाए। तो यहाँ क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ज्यादा दे दी, बच्चे को अथॉरिटी तुमने दी नहीं कि यहाँ पैसे खत्म हो जाए तो अलमीरा में एक और पर्स रखा है उसमें से पैसे ले लेना, आपने उसको ये अथॉरिटी नहीं दी थी। तो भाई अब क्या हुआ, आपने अथॉरिटी कम दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी, तो भाई हमारा सबऑर्डिनेट काम ही नहीं कर पाया, जो काम करना था वो काम हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी कि हम उस काम को पूरा कर सकें। आपने जिम्मेदारियां इतनी दे दी, आपने पावर दी नहीं हमें उस काम को करने की, तो नहीं हो पाया। अब वहीं पे अगर मम्मी ऐसे करती कि भाई मुझे पता है 2,000 का खर्चा है, 2,000 वो रख के गई, तो बच्चे ने 2 दिन आराम से बिताए, आराम से खाना पीना खाया और 2,000 रुपए में उनका काम हो गया। यानी कि जब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रही तो टास्क पूरा हो गया। सो बच्चे यही 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि अगर कभी अथॉरिटी ज्यादा हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो मिसयूज हो जाता है, अगर अथॉरिटी कम रह जाती है तो हमारा सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है दैट देयर शुड बी द बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया फ्योल की तरफ से दैट देयर शुड बी द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो जरा यहाँ पे एक और बात कही गई, द पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स इन मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम एंड प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। यानी कि अगर आप बैलेंस बनाकर चलते हो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में तो भाई आप टाइम से उस काम को कर पाओगे और कोई मिसयूज भी नहीं होगा। अब मैंने आपको ये एग्जांपल एक अपनी तरफ से दिया, अब एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देखते हैं कि देखो सपोज करो कि एक फॉरमैन है और एक प्रोडक्शन मैनेजर है। अब जल्दी से फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, जल्दी से बता दो फॉरमैन कौन से लेवल पे होते हैं और प्रोडक्शन मैनेजर कौन से लेवल पे है, जल्दी बता दो। तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज, देखती हूँ तुम्हें फर्स्ट चैप्टर कितना आता है। फोरमैन कौन से लेवल पे होते हैं? यस, ये हमारा ऑपरेशनल लेवल पे काम करता है, ये हमारा ऑपरेशनल लेवल पे काम करता है, प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल पे। तो भाई प्रोडक्शन मैनेजर ने फॉरमैन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको ना 100 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करनी होगी। ठीक, अब काम तो सौंप दिया कि 100 यूनिट पर डे प्रोड्यूस करना है, तो भाई आपको 30 दिन के अंदर अंदर 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके हमें देनी होगी। ठीक है, टारगेट तो दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सौंप दी कि 100 यूनिट्स पर डे अगर बनती हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर 3,000 यूनिट बन जानी चाहिए। बट उन्होंने उनको ये अथॉरिटी नहीं दी कि भाई काम करते करते अगर रॉ मटेरियल कम पड़ जाए तो जाकर स्टोर रूम से मटेरियल ले आना, अगर कभी शॉर्टेज हो जाए तो मटेरियल ले आना। उसने कहा था मैं 30 दिन बाद आऊंगा, देखूंगा यूनिट्स बनी है या नहीं बनी है, और उसके बाद उसने कहा मैं 30 दिन बाद आऊंगा और यूनिट्स लेकर चला जाऊंगा। लेकिन बीच में उसने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया, एक बार भी हालचाल नहीं पूछा, और उसने ये भी नहीं कहा कि रॉ मटेरियल की कमी होगी तो जाके स्टोर रूम से ले लेना। यानी कि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी उनके कंधों पर, बट अथॉरिटी नहीं दी ना। आपने कहा दी उन्हें अथॉरिटी की वो जाके रॉ मटेरियल ले पाए। अब क्या हुआ, 20 दिन बाद सामान खत्म हो गया, अब 10 दिन तक लेबर खाली बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है, टारगेट अचीव ही नहीं हो पाया। अब 30 दिन बाद जब प्रोडक्शन मैनेजर आता है और देखता है कि टारगेट तो पूरा ही नहीं हुआ, तो क्या वो उस फॉरमैन को ब्लेम कर सकता है?
बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी अपने काम को करने के लिए। आपने सिर्फ़ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने उसके रिक्वायर्ड अथॉरिटी उसके हाथों में नहीं सौंपी। तो इस वजह से हमारा सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पाया, तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। आई होप आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ आ गया कि क्या कहता है ये प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन क्या कहते हैं। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और इफेक्ट्स ऑन वायलेशन क्या होते हैं। भाई पॉजिटिव इफेक्ट्स तो वही सब चीजें कि अगर आप बैलेंस बनाकर चल रहे हो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा। अब आपने जितनी अथॉरिटी दी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, तो आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना, तो यहाँ पर ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कितनी पावर दी है, हम उसी पावर के अकॉर्डिंग उनको ड्यूटीज अलॉट करेंगे। और ऐसे में जब अपने काम से रिलेटेड हमारे पास पावर होती है, फ्रीडम होती है, तो एक एम्प्लॉय का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, क्योंकि उसको फिर ये लगता है कि यार मुझे ना अपने काम के लिए किसी को पूछना नहीं है। जैसे कि मैं अपने स्कूल में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ, तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपने तरीके से पढ़ाती हूँ। वहां पर मुझे किसी से भी हर टाइम पूछना नहीं है कि यार मैं ये वाला चैप्टर पढ़ा दूं, क्या मैं अब ये वाला टॉपिक करा दूं, क्या मैं ये टेस्ट ले लूं, तो मुझे ये पूछना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी है कि मैडम आपको बच्चों को पढ़ाना है। अब मुझे पता है, मुझे उन्होंने एक जिम्मेदारी दे दी और उसके रिगार्डिंग मुझे पावर दे दी है, तो अब मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी से बार बार पूछना नहीं पड़ रहा। याद है ना, पर्सनल अथॉरिटी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बट अगर हम इसको फॉलो नहीं करते, अगर एक मिसमैच हो जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अथॉरिटी से ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में वही ना कि अगर आपने मुझे जिम्मेदारी तो ज्यादा दे दी कि बच्चे पढ़ाने हैं, बट आप मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे हो कि मैं अपने तरीके से उन्हें पढ़ा सकूं, मैं उन्हें जिस तरीके से समझाना चाहती हूँ उस तरीके से समझा सकूं, मुझे जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है उनको समझाने के लिए आप मुझे वो रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हो, तो यहाँ पे मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे सबऑर्डिनेट को, जहां पर फॉरमैन को आपने कहा कि भैया 100 यूनिट तुम्हें बनानी है पर डे के हिसाब से, बट तुमने रॉ मटेरियल लेने की उनको पावर नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी, तो वो काम नहीं कर पाया ना। तो यही होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा होती है। बट अगर कभी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे में भाई वही है, जब तुम्हारे हाथ में पावर आएगी, सत्ता आएगी, तो तुम कहीं ना कहीं उसका मिसयूज कर जाओगे ना। तो वही होती है कि ऐसे में जो सबऑर्डिनेट है वो मिसयूज कर सकता है। और सब क्या है कि अब ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बार बार ये मिसमैच हो रहा है कि यार कभी अथॉरिटी ज्यादा हो गई, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, तो जो वर्क है ना वो सफर करता है, वो डिले हो सकता है। अब वहीं पे आपने फॉरमैन को नहीं दिया था ना, अथॉरिटी नहीं दी थी, तो वर्क डिले हुआ, आपका जो टारगेट अचीव हो सकता था 30 दिन के अंदर वो अचीव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स और कुछ इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन थे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। तो बस हमने इसके अंदर एक ही मेन बात पढ़ी कि यार दोनों बराबर होने चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कैसे होने चाहिए भाई? इक्वल होने चाहिए, इक्वल। ठीक, सो आई होप मैंने आज आपको जितना भी कुछ पढ़ाया रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आया होगा। बस आपने इनकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रखनी है। केस स्टडी में आया तो आप यूं पहचान लोगे इसको, बहुत आसानी से आप इसको पहचान लोगे। बच्चे नोट्स बिल्कुल मेंटेन करते रहिए साइड बाय साइड, और उनको डेली एक बार रीड करिए। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नोट्स जरूर पढ़ा करिए, और रीडिंग एनसीईआरटी की रीडिंग आपने जरूर करनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ और प्रिंसिपल्स के साथ, कुछ और प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।